वृषांक विशाल को सारा प्लान समझा देता है, जिसके बाद मार्क और विशाल दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सबके जाने के बाद वृषांक अपनी चेयर पर आराम से बैठता हुआ अपने आप से कहता है, मिस भाव्या, गेट रेडी फॉर द सरप्राइज टू नाइट। ये बोल वो मुस्कुराने लगता है। वहीं भाव्या भी वृषांक के ख्यालों में ही खोई हुई थी। उसे कल रात वृषांक के साथ बिताए पलों की याद आ रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं कौशल्या जी उसे दरवाजे के पास से देख रही थी और उसे खुश देखकर उन्हें काफ़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह की हालत भाव्या की कल तक थी उसे देखकर तो कौशल्या जी एक पल के लिए डर ही गई थी कि कहीं भाव्या अपने साथ हुई उस हादसे के बाद लोगों से डरने ही ना लगे और कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए। लेकिन अब उसे खुश देखकर उनके दिल को तसल्ली मिलती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब शाम होने को आई थी, लेकिन वृषांक का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि आज पूरे दिन वृषांक ने भाव्या को ना तो कोई कॉल की थी और ना ही कोई मैसेज। ये देख भाव्या को वृषांक पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, बस इतना ही था इनका प्यार, तबीयत सही फिर कौन। भाव्या आज एक भी कॉल या मैसेज तक नहीं किया, लगता है भूल ही गई कि भाव्या नाम की कोई लड़की भी है जो उनका घर पर इंतजार कर रही है। आने दो, आज उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी भाव्या नहीं। ये बोल वो अपने बेड पर बैठ वृषांक का इंतजार करने लगती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है, जिस पर वृषांक का कॉल आ रहा था। वृषांक का कॉल आता देख भाव्या इतनी खुश हो जाती है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो अभी अभी वृषांक से नाराज थी। वृषांक का कॉल देखकर भाव्या छट से फ़ोन उठा लेती है और पूछती है, कहाँ हो तुम और कितनी देर लगेगी घर आने में, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हूँ। भाव्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वृषांक कहता है, अरे रुक जाओ तूफान एक्सप्रेस, मुझे भी बोलने का मौका दो। जिस पर भाव्या कहती है, ठीक है बोलो क्या बोल रहे थे। जिस पर वृषांक कहता है, मैं ये बोल रहा था कि आज मैं घर नहीं आऊँगा बल्कि। लेकिन भाव्या ने इतना सुनते ही वापस से बोलना शुरू कर दिया, क्या तुम आज घर नहीं आओगे? क्यों? क्या फिर से तुम्हारे उस खड़ूस बॉस ने तुम्हें कोई काम दे दिया? देखो मुझे कुछ नहीं पता, अगर आज तुम घर नहीं आए ना तो फिर भूल जाना कि कोई भाव्या नाम की लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में थी। ये सुनने के बाद वृषांक कहता है, बस बोल लिया, अब मैं बोलूं? जिस पर भाव्या कहती है, अब क्या रह गया है बोलने को? जिस पर वृषांक कहता है, अरे मेरी ड्रामा क्वीन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती, उसके पहले ही मेरे ऊपर चढ़ गई। जिस पर भाव्या कहती है, ठीक है अब नहीं बोलूंगी, कहो तुम क्या कह रहे थे? तब वृषांक कहता है, मैं ये कह रहा था कि आज मैं घर नहीं आऊंगा बल्कि तुम बाहर आओगी। अब जल्दी से मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजा है ड्राइवर काका के हाथों, तुम उसे लो और पहनकर रेडी होकर उनके साथ मेरे बताए लोकेशन पर आ जाओ, ओके? ये सुनकर कि उसे बाहर जाना है, भाव्या थोड़ा डर जाती है, क्योंकि कोई कितना भी कह ले लेकिन अपने साथ हुए उस हादसे को भुलाने में टाइम तो लगेगा ही भाव्या को, जिसे वृषांक भी समझ रहा था। तो उसने कहा, भाव्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जिस पर भाव्या कहती है, खुद से भी ज़्यादा। जिसे सुनकर वृषांक कहता है, तो बस फिर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी मुसीबत को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये सुनकर भाव्या को बहुत अच्छा लगता है। वहीं ये बोलने के बाद वृषांक कॉल कट कर देता है। कॉल कटे ही ड्राइवर काका वो ड्रेस लेकर आ जाते हैं, जिसे भाव्या ले लेती है और देखती है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ड्रेस होता है, जिसे देखकर भाव्या खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो ड्रेस लेकर तैयार होने चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर शीशे में खुद को देखत है तो एक पल के लिए तो उसे खुद पर ही यकीन नहीं होता कि वो इतनी खूबसूरत लग सकती है। अब ये उस ड्रेस की वजह से था या फिर वृषांक के प्यार का रंग उसे इतना खूबसूरत बना रहा था, कह पाना मुश्किल था। तैयार होकर जब भाव्या नीचे आती है तो घर के नौकर भी भाव्या को इस तरह देखकर उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, जिसके बाद वो ड्राइवर काका के साथ वृषांक के बताए उस जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वृषांक भी आज काफ़ी नर्वस था। इससे पहले उसने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया था, पिछले जन्म में भी उसने निशा प्रपोज नहीं किया था, उल्टा उसने ही वृषांक को प्रपोज किया था, जिसकी वजह से ये उसका भी पहली बार था। उसे इतना नर्वस देखकर विशाल और मार्क हंसने लगते हैं। जो इंसान मीटिंग रूम में बड़े बड़े बिजनेसमैन के पसीने निकाल देता है, आज वो कैसे एक लड़की को प्रपोज करने के लिए नर्वस हो रहा है। उन दोनों का हंसता देखकर वृषांक कहता है, हाँ सालों हंस लो, आज तुम्हारा टाइम है, मेरा भी टाइम आएगा। फिर विशाल की तरफ मुँह करके कहता है, तुझे तो बेटा मैं बाद में देख लूँगा। फिर मार्क से कहता है, लगता है तुम अपना टाइम भूल गए, जब तुम भी मेरी ही जगह थे और रोजी भाभी को प्रपोज करने के लिए इतने ही नर्वस थे, यहाँ तक कि तुम तो इतने नर्वस हो गए थे कि आई लव यू की तरह तुमने उसे आई हेट यू भी बोल दिया था। ये सुनते ही मार्क की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि ये बात कि उसने रोजी को प्रपोज करते समय गलती से आई हेट यू बोल दिया था सिर्फ उसे और उसके बॉस वृषांक को पता थी, तो फिर ये इसे कैसे पता? वहीं वृषांक भी समझ जाता है कि उसने फ्लो में वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वहीं विशाल उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर कर मार्क पर हंसने लगा था, जिसे देखकर वृषांक भी बात टालने के लिए कहता है, अच्छा बहुत हुआ हंसा, अब जल्दी से छिप जाओ, वो आने ही वाली होगी। लेकिन मार्क का ध्यान तो उसी बात पर अटक गया था कि आखिर इसे वो बात कैसे मालूम है। ये सोचते हुए मार्क थोड़ी दूर चला जाता है ताकि सिक्योरिटी देख सके, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। वहीं विशाल भी वृषांक को हिम्मत रखने और अच्छे से सब बोलने का कहकर थोड़ी दूर चला जाता है। वहीं इतना समझाने के बाद भी वृषांक काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। दूसरी तरफ भाव्या का हाल भी वृषांक से कुछ अलग नहीं था, वो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि आखिर विशी ने उसे कहाँ और क्यों बुलाया है।
कुछ ही देर में भाव्या अम्यूज़मेंट पार्क के सामने खड़ी थी। ये देखकर भाव्या और ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर विशी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया होगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगती है तो पाती है पूरे पार्क में अंधेरा ही अंधेरा है, जिसे देख भाव्या थोड़ा डरने लगती है और तेज आवाज़ में वृषांक को आवाज़ लगाते हुए बोलता है विशी। विशी कहाँ हो, देखो मुझे डर लग रहा है, कहाँ हो तुम। जिस पर वृषांक कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर भाव्या और ज़्यादा डर जाती है और अब उसका चेहरा बिल्कुल रोने सा हो गया था। बस अब रो दे कि तब रो दे। बस जब भाव्या के सब्र का बांध टूटने ही वाला था कि तभी अचानक। तो क्या होगा आगे और क्या भाव्या को वृषांक का सरप्राइज पसंद आएगा या फिर उसका प्लान उल्टा पड़ जाएगा। 92 प्रपोजल ऑन विल। अब आगे भाव्या वहां किसी को ना पाकर काफी डर जाती है। उसके मन में अब अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो बस रोने ही वाली थी कि इतने में पूरे पार्क की लाइट जल जाती है, जिससे वहां काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, जिसे देख भाव्या को डर एकदम से गायब हो जाता है। उससे ये सब काफी खूबसूरत लग रहा था और अब कहीं ना कहीं भाव्या को समझ आने लगा था कि क्यों वृषांक ने उसे आज यहाँ बुलाया है। ये सोचकर ही भाव्या के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं सामने उसे लेफ्ट साइड जाने का एरो बना होता है, जिसे देख भाव्या उस तरह चल देती है। वहां जाने के बाद भाव्या को एक छोटा बच्चा आकर एक कार्ड देता है, जिसे देखकर भाव्या उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले वो बच्चा वहां से भाग जाता है। जिसे देख उस कार्ड को खोलती है तो उसमें आगे आने के साथ साथ कुछ लाइनें भी लिखी थी, जिन्हें वो पढ़ने लगती है, जिनमें लिखा था, पता है भाव्या, तुम्हारे आने से पहले मैं प्यार पर या फिर कहूँ लड़कियों पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था सब लड़कियां सिर्फ धोखा देना ही जानती है, उन्हें किसी के सच्चे प्यार से कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हें देखने और जानने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर लड़की एक जैसी नहीं होती। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद भाव्या वापस एक मोड़ पर आ जाती है। तब एक प्यारी सी बच्ची उसे भाव्या की फेवरेट आइसक्रीम और एक और कार्ड देकर वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर भाव्या अपने आप को आज किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी, क्योंकि वृषांक उसे आज ऐसा ही फील करवा रहा था, जिससे वो काफी खुश थी। उस कार्ड में इस बार कुछ नहीं लिखा सिवाय राइट टर्न लेने के। ये देखकर भाव्या उस तरफ निकल गई एंड फाइनली भाव्या को वृषांक एक जगह खड़ा दिखा, जिसे देखने के बाद भाव्या को जैसे सांस लेना ही भूल गई, क्योंकि वृषांक आज लग ही इतना हैंडसम रहा था कि कोई भी उसे देखने के बाद यही रिएक्शन देता। उसने आज ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, जिस पर भाव्या के कपड़ों से मैच करती टाई थी। वहीं वृषांक का हाल भी भाव्या से कुछ अलग नहीं था। आज पहली बार वृषांक ने भाव्या को किसी वेस्टर्न आउटफिट में देखा था। ऐसा नहीं था कि भाव्या वेस्टर्न पहनती नहीं थी, लेकिन बस भाव्या आज वृषांक को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर को भी अपने ऊपर घमंड होने लगा कि हाँ, सामने जो लड़की खड़ी है वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये बोलते वक्त भी उसे इतनी खुशी हो रही थी, वो बता नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद वृषांक भाव्या के पास चलकर आता है और बड़े ही स्टाइल से उसका हाथ मांगता है, जिसे देख भाव्या मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है, जिसे पकड़कर वृषांक उसे आगे ले जाने लगता है। चलते चलते भाव्या वृषांक से पूछती है, तो ये सब करने के लिए तुम मुझे घर पर अकेला छोड़कर गए थे। जिस पर वृषांक उससे पूछता है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्या। जिस पर भाव्या कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम बताओगे कि ये सब करने की वजह क्या है। भाव्या ने सब जानते हुए भी वृषांक से ये पूछा, जिस पर वृषांक भी कहाँ कम रहने वाला था। उसने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद कुछ दूर चलते हुए वृषांक एक जगह आकर रुक जाता है। भाव्या देखती है सामने मूविंग व्हील था, जो कि उस शहर का सबसे बड़ा चूल्हा था। फिर वृषांक की तरफ मुड़कर पूछती है, हम यहाँ क्यों रुक गए हैं। जिस पर वृषांक उसके सामने जाते हुए पूछता है, भाव्या क्या तुम मुझ पर भरोसा करती है। जिस पर भाव्या शर्माते हुए कहती है, कल रात के बाद क्या ये सवाल पूछना जरूरी है। ये बोल शर्माने लगती है, जिसे देख वृषांक का दिल भी खुशी से उछलने लगता है और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर भाव्या यूं ही प्यार से देखने के बाद वृषांक कहता है, अब अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं अभी तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड बांधूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। जिस पर भाव्या कहती है, ठीक है, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़ना। जिस पर वृषांक उसके हाथ को पकड़ उस पर किस करते हुए कहता है, कभी नहीं। जिसे देख भाव्या वापस से शर्मा जाती है। वहीं वृषांक भाव्या को ब्लाइंड फोल्ड बांध देता है और उसे अपने साथ उस व्हील पर ले जाता है, जिसके बाद वो किसी को इशारा करता है, जिसके बाद व्हील चलने लगती है। भाव्या को एहसास होता है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अभी व्हील पर है। वहीं कुछ ही देर में व्हील सबसे ऊंचाई पर आकर रुक जाती है, जिसे महसूस कर भाव्या पूछती है, विशी ये रुक क्यों गया। जिस पर वृषांक कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसे सुन भाव्या पूछती है, क्या। जिस पर वृषांक कुछ बोलता उससे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आता है, सब कुछ रेडी है। जिसे देख वृषांक मुस्कुराता है और भाव्या के पास जाते हुए कहता है, यही कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। ये सुनकर भाव्या के दिल में गुदगुदी सी होने लगती है। वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिर वृषांक उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। वहीं वृषांक भाव्या के पास जाकर उसका ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है, जिससे भाव्या जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है।
सामने उसे लगभग आधा शहर दिख रहा था जो कि रात में जगमगा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिसे देखकर भाव्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन सरप्राइज अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। वृषांक उसे नीचे देखने के लिए कहता है, जहां जब उसकी नज़र नीचे जाती है तो भाव्या की आंखें और ज़्यादा हैरानी से बड़ी हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वृषांक उसके लिए कभी ऐसा भी कुछ करेगा। नीचे एक खाली मैदान में बड़ा बड़ा कैंडल्स से लिखा था, आई लव यू मिस भाव्या, जिसे देखकर भाव्या को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जैसे ही वृषांक की तरफ ये पूछने के लिए मुड़ती है कि क्या है ये सब, तभी वो देखती है वृषांक भी अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर भाव्या से कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज करते हैं और ना ही मैं ये सब कर सकता हूँ। देखो मैं तुमसे ये नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हें हमेशा आज के जितना ही प्यार करूँगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हर रोज़ मुझे तुमसे पिछले दिन से भी ज़्यादा प्यार होता रहेगा और ये सिलसिला मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। हाँ, लेकिन एक बात का वादा मैं तुमसे कर सकता हूँ कि लाइफ में जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेली हो और तुम्हें समझने वाला या तुमसे बात करने वाला या फिर तुम्हारी केयर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, उद्धरण चिन्ह, तब तुम्हें बस अपने बगल में देखने होगा, जहाँ मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खड़ा नजर आऊंगा। धूप में तुम्हारी छाँव बनूंगा, बारिश में तुम्हारा छात, जिंदगी के हर मुश्किल हर सुख दुख में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद वृषांक एक गहरी सांस लेता है और आगे कहता है, तो मिस भाव्या प्रजापति, क्या आप मुझे यानी वृषांक पांडे को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सपेक्ट करेंगी? वृषांक की ये सब बातें सुनकर भाव्या खुद को रोने से रोक नहीं पाई, जिसे देख वृषांक परेशान हो जाता है और भाव्या से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है? क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हें और भी अच्छे से प्रपोज कर सकता हूँ। ये सुनकर भाव्या और जोर से रोने लगती है। ये देखकर वृषांक को लगता है शायद भाव्या को सोचने के लिए अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। तब तुम्हें बस अपने बगल में देखने होगा, जहां मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खड़ा नजर आऊंगा। धूप में तुम्हारी छाँव बनूंगा, बारिश में तुम्हारा छात, जिंदगी के हर मुश्किल हर सुख दुख में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद वृषांक एक गहरी सांस लेता है और आगे कहता है, तो मिस भाव्या प्रजापति, क्या आप मुझे यानी वृषांक पांडे को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सपेक्ट करेंगी? वृषांक की ये सब बातें सुनकर भाव्या खुद को रोने से रोक नहीं पाई, जिसे देख वृषांक परेशान हो जाता है और भाव्या से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है? क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हें और भी अच्छे से प्रपोज कर सकता हूँ। ये सुनकर भाव्या और जोर से रोने लगती है। ये देखकर वृषांक को लगता है शायद भाव्या को सोचने के लिए अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। ये सोच वो भाव्या से कहता है, अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर सकता हूँ। वहीं भाव्या तो ये सुनकर और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जल्दी से वृषांक के पास जाकर उसे किस कर लेती है। इस किस में भाव्या ने अपना सारा प्यार एक्सप्रेस कर दिया था। वहीं वृषांक भाव्या को इस तरह किस करता देख समझ जाता है कि उसका जवाब क्या है, जिसके बाद वो एक बटन को प्रेस करता है, जिसके कुछ सेकंड बाद ही फायर वर्कर्स शुरू हो जाते हैं, जो ऊंचाई से और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जिन्हें देखकर भाव्या और ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वृषांक को गले लगाकर कहती है, थैंक यू विशी, मेरे इस दिन को इतना खास बनाने के लिए। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू विशी, थैंक यू सो मच, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वृषांक उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, जिसके बाद दोनों मिलकर सामने फायर वर्कर्स देखने लगते हैं। वहीं नीचे खड़े मार्क और विशाल भी अपने अपने बंदियों को याद कर रहे थे, जिसके बाद मार्क जल्दी से रोजी को फ़ोन लगा देता है और उससे बात करने चला जाता है। वहीं विशाल भी आहाना को याद कर रहा था। उसने आहाना से उस दिन से बात ही नहीं की थी जब से वो कुमार वाला मैटर हुआ था। ये सोच वो भी जल्दी से आहाना को फ़ोन लगा देता है। उधर आहाना अपने घर पर बैठे कोई नोवेल पढ़ रही थी और विशाल को याद कर रही थी और याद करते हुए कहती है, इन्होंने तो 2 दिन से बात ही नहीं की है, पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई होगी जो इन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला। अभी वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे सुन जब वो फ़ोन देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस पर इस वक्त विशाल की ही कॉल आ रही थी। ये देख वो खुश हो जाती है और अपने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाती है, जिसे देख विशाल पूछता है, हेलो, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना इस वक्त कॉल करके? जिस पर आहाना बड़े प्यार से कहती है, आपने मुझे जितना डिस्टर्ब करना था वो तो आप पहले ही कर चुके हैं, अब तो सिर्फ मैं आपको डिस्टर्ब करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विशाल हंसते हुए पूछता है, अच्छा वैसे क्या कर रही थी आप? जिस पर आहाना कहती है, कुछ नहीं, बस एक नॉवेल पढ़ रही थी, आप बताइए। जिस पर विशाल मायूस होते हुए कहता है, अच्छा मुझे लगा मुझे याद कर रही होंगी। जिस पर आहाना मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूलते हैं, आप तो हमेशा हमारे दिल में बसे हैं। आहाना की ये बात सुनकर विशाल इतना खुश होता है कि वहीं नाचने लगता है और खुशी से पूछता है, क्या सच्ची? जिस पर आहाना कुछ नहीं कहती है, बस हम में जवाब देती है, जिसे सुनकर विशाल और ज़्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, वैसे कल पूरा दिन आप क्या कर रही है? जिस पर आहाना कहती है, कल तो मेरा ऑफ, तो कल तो फ्री ही हूँ, बताइए। जिस पर विशाल कहता है, ठीक है, कल आपका पूरा दिन मेरा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आहाना अपने मन में कहती है, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी ही आपके नाम कर चुकी हूँ, फिर एक दिन क्या चीज़ है?
ये सोच वो हाँ कर देती है, जिसे सुन विशाल खुश हो जाता है और कहता है ठीक है कल मिलते हैं, गुड नाइट, और हाँ रात में सिर्फ मेरे ही सपने देखना। ये बोल वो विशाल तुरंत फ़ोन काट देता है। वहीं आहाना विशाल की बात सुन हंस देती है और अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है पागल, ये भी कोई कहने की बात है। ये बोल वो अपना मुंह कुशन से छिपा लेती है। वहीं वृषांक फायर वर्क खत्म होने के बाद भाव्या से कहता है तो जिस पर भाव्या ना समझी में पूछती है तो क्या, जिस पर वृषांक कहता है अरे मैंने तुम्हें आई लव यू बोला तो तुम्हें भी कुछ बोलना होगा ना। जिस पर भाव्या कहती है तो अभी कुछ देर पहले मेरे किस ने क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब नहीं दिया। जिस पर वृषांक उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है हाँ दिया, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से तुम्हारा जवाब सुनना है। जिसे सुन भाव्या शर्मा जाती है और अपना मुंह वृषांक के सीने में छिपा लेती है। वहीं वृषांक कहाँ मानने वाला था, वो भाव्या से कहता है नहीं, ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बोलना होगा। उद्धरण चिन्ह। जिस पर भाव्या भी एक गहरी सांस लेते हुए वृषांक की आंखों में आंखें डाल कहती है आई लव यू मिस्टर वृषांक पांडे। ये सुन वृषांक के दिल में तितलियां उड़ने लगती हैं और वो भाव्या के माथे पर किस कर दोबारा कहता है आई लव यू टू मिस भाव्या। ये बोल वो भाव्या को दोबारा किस करने लगता है, जिसमें भाव्या उसका पूरा साथ दे रही थी और फिर दोनों कुछ देर यूं अपने प्यार के पलों में खो जाते हैं। तो क्या होगा आगे, क्या आखिर क्या प्लान करेगा विशाल आहाना के लिए, और क्या होगा कल जब आहाना अपने घर जाएगी। 93 भाग्यशाली। अब आगे दोनों कुछ देर यूं ही अपने प्यार के पलों में खोए रहे, जिसके बाद वृषांक ने कहा हो कि अब नीचे चलते हैं क्योंकि अभी और भी कई सारे चीजें हैं जो हमें साथ में करनी है। ये सुनकर भाव्या कहती है अब क्या रह गया है। जिस पर वृषांक कहता है क्यों डिनर नहीं करना क्या। जिस पर भाव्या बच्चों की तरह उछलती हुई कहती है हाँ करना है ना, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। वहीं वृषांक भाव्या का बचपना देख मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ठीक है तो फिर चलो। जिसके बाद वो विशाल और मार्क को मैसेज कर देता है कि मेरा इतना साथ देने के लिए थैंक यू, पार्टी कल ऑफिस में मेरी तरफ से। जिसे देखकर विशाल और मार्क हंसने लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहीं वृषांक भी भाव्या को एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां से पूरा शहर दिख रहा था। वहीं ठंडी ठंडी हवाएं उस जगह को और ज़्यादा रोमांटिक बना रही थी, जिसे देखकर भाव्या काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर वृषांक ने इतना सब किया कैसे। जिस पर तुरंत वो वृषांक की तरफ मुड़कर पूछती है वैसे एक बात बताओ, तुमने ये सब किया कैसे, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। जिसे सुन वृषांक एक पल के लिए घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है इस सवाल के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, अब इसे क्या जवाब दूँ। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है अरे इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे, वो तो उस अम्यूज़मेंट पार्क का मैनेजर मेरे मालिक का अच्छा दोस्त है जिससे मेरी भी उसके साथ जानन पहचान हो गई, तो मेरे कहने पर उसने रात को पार्क खोल दिया। फिर अपने कॉलर को उठाते हुए कहता है और फिर मैं इतना गरीब भी नहीं कि अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए इतना भी ना कर सकूं। ये सुनकर भाव्या नाराज होते हुए कहती है क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, क्यों किया इतना खर्चा, मैं तो वैसे भी तुम्हारे आई लव यू कहने से मान जाती ना, खामखा इतना पैसे खर्चा कर दिए तुमने। तुम्हें उन पैसों को बचा कर रखना चाहिए था, आगे चलकर वो हमारे ही काम आते। आगे से मुझे खुश करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ ही खुश कर देता है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे। ये सुनकर तो वृषांक को यकीन नहीं होता है कि क्या सच में भाव्या जैसी लड़कियां भी इस धरती पर होती है। मतलब जहां दुनिया की हर लड़की को ये सब देखकर खुशी होती है, वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे ये सब करने से इसलिए रोक कही थी कि उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, वो भी तब जबकि वो खुद इतने बड़े बाप की बेटी है। वहीं वृषांक को अपनी सोच में घूम देखकर भाव्या उससे पूछती है क्या सोचने लग गए। जिस पर वृषांक कहता है मतलब तुम इसी गोले से हो ना। ये सुन भाव्या पूछती है मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वृषांक उसे अपने मन की बात बताता है, जिसे सुनकर भाव्या एक गहरी सांस लेते हुए कहती है देखो विशी, दुनिया में दो तरह की लड़कियां और दो तरह के लड़के होते हैं, एक जिनके लिए प्यार किसी साधना से कम नहीं होता, वो प्यार को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, और दूसरे उसी प्यार को अपने हवस के पूरा होने का जरिया माने हैं। और ऐसे लड़के और लड़कियां दोनों ही होते हैं। पहले किस्म की लड़कियां अगर किसी बेकार और गरीब लड़के से भी अगर प्यार करती हैं तो उसे भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, जिसके साथ साथ वो भी खुद भी ऊपर जाती है। ऐसे जोड़े हमेशा खुश और सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी अच्छे लड़के को ऐसी लड़की मिल जाती है जिसके लिए वो सिर्फ टाइम पास होता है और अपनी नीड्स को पूरा करने का केवल एक जरिया, तो ऐसी लड़की फिर चाहे कितने भी अमीर और अच्छे लड़के के साथ हो, अंत में उसके पास जब उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता तो वो उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली ही जाती है। यही केस लड़कों में भी होता है। कुछ लड़के जिन्हें लड़की की रूह से उसके व्यवहार से प्यार होता है, उसे वो छूने में भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन वही कुछ लड़के जिनके लिए लड़कियां सिर्फ उनके शारीरिक भूख को मिटाने का एक माध्यम होती है, उन्हें लड़कियों को छुए बिना चैन नहीं आता। और ऐसे लड़के और लड़कियों के उदाहरण तुम पहले ही देख चुके हो। ये बोल वो नेहा और विश्वास और कल्याण की तरफ इशारा करती है। फिर आगे कहती है मेरे लिए प्यार एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिससे बंधकर इंसान 7 जन्म तक साथ रहता है, और मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है तो मुझे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने में ज़्यादा खुशी होगी ना कि तुम्हारे ये सब करने से। वृषांक भाव्या की बातें सुनना चाहते हुए भी भाव्या और निशा को एक दूसरे से तुलना करने लगता है और अपने मन में कहता है कितना फ़र्क है दोनों में, जहां एक तरफ भाव्या के लिए उसका प्यार उसका साथी ही सब कुछ है, वहीं दूसरी तरफ निशा को सिवाय पैसों से किसी और से प्यार नहीं है।
सच में थैंक यू भगवान मुझे दूसरा मौका देने के लिए और एक ऐसी लड़की ने मिलाने के लिए जिसमें मुझे सच्चे प्यार का महत्व समझाया। वही भव्या वृषांक को दोबारा अपने ख्यालों में खोता देख पूछती है, तुम वापस किन ख्यालों में खो गए? जिस पर वृषांक अपने होश में आते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी लड़की मिली। ये सुनकर भव्या शर्मा जाती है, जिसके बाद दोनों अपना खाना खाते हैं और वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। जहां एक तरफ भाव्या और वृषांक एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे, वहीं दूसरी तरफ विशाल आहाना के ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपनी कार चलाते हुए आहाना के बारे में सोचता जा रहा था कि आखिर कैसे उसे इतनी समझदार और सुलझी हुई लड़की मिल गई जो उसे इतना समझती है। ये सोच वो अपने कल के ख्यालों में खो जाता है कि वो कल आहाना के साथ क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, उसे कैसे अपने दिल की बात बताएगा वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आकर अपने आप से कहता है, मुझे कल के लिए अभी से ही प्लान कर लेना चाहिए ताकि कल एक मिनट भी वेस्ट ना हो और मैं आहाना के साथ अपना पूरा समय अच्छे से बिता सकूं। ये सोच वो कल की प्लानिंग करने लग जाता है कि वो कल क्या क्या करेगा, किस वक्त पर कहाँ लेकर जाएगा आहाना को, क्योंकि वो कल आहाना को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाना चाहता था जैसे बाकी लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को करवाते हैं। वहीं आहाना भी अपने बेड पर लेटे हुए यही सोच रही थी कि कल वो विशाल के साथ क्या क्या करेगी, जिसे सोचते ही आहाना को शर्म आने लगती है। अगले दिन विशाल समय से पहले ही आहाना के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसे तो कल के बारे में सोच कर रात भी नींद ही नहीं आई थी। आज विशाल कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनकर आया हुआ था। अरे भाई, स्मार्ट बने भी क्यों ना, वैसे देखा जाए तो ये उसकी पहली डेट जो थी, क्योंकि इससे पहले वाली डेट तो वृषांक के फ़ोन ने बर्बाद कर दी थी, जिस वजह से विशाल आज की डेट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वहीं आहाना की भी कुछ ऐसा ही हाल था, उसे भी कल रात नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे सुबह उठने में काफ़ी देर हो गई थी। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो समय देखकर हैरान हो गई और अपने आप से बोली, तुम आज के दिन इतनी लेट कैसे हो सकती है आहाना, हद है। ये बोल वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस जाती है और जल्दी से तैयार होकर आईने के सामने आ जाती है। आज उसने फिरोजी कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से नाश्ता करके बाहर आती है तो विशाल को वहां खड़ा हुआ पाती है। आज उसे विशाल हर दिन से अलग लग रहा, वो शायद इसलिए क्योंकि आहाना ने आज तक विशाल को सिर्फ फॉर्मल्स में ही देखा था, लेकिन आज विशाल ने ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी और साथ में स्निकर्स उस पर काफ़ी सूट कर रहे थे। वहीं विशाल भी आहाना को देखता ही रह गया। उसे तो आहाना पहले ही हर कपड़ों में खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज की तो बात ही कुछ और थी। वो दोनों एक दूसरे को देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। वहीं ऊपर से अनवर जी और शकीना जी उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। तो क्या होगा आगे और विशाल ने आज के लिए क्या प्लानिंग की होगी और अनवर जी अब क्या करने वाले हैं? 94 जेलेस आहाना। अब आगे विशाल और आहाना एक दूसरे को बड़े प्यार से देखे जा रहे होते हैं, जिसके कुछ देर बाद विशाल अपने होश में आते हुए आहाना से कहता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जिस पर आहाना झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तो क्या मैं बाकी दिन आपको खूबसूरत नहीं लगती? जिस पर विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको मुझे हर बार पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन आज कुछ तो अलग बात है आप में जो आपको और दिन से अलग बनाती है। ये सुनकर आहाना शर्मा जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है, जिसे देखकर विशाल अपने दिल पर हाथ रखकर आहें भरते हुए कहता है, हाय, आपका जान से मारने का इरादा है, आपका दिल तो आप पहले ही ले चुकी है। ये सुनकर आहाना हंसने लगती है और कहती है, कुछ भी बोलते हैं आप, अब चलिए। ये बोल वो कार में बैठ जाती है। वहीं विशाल भी उसकी इस अदा पर मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। हॉल की विशाल ने पहले ही सारा प्लान बना लिया होता है, लेकिन फिर भी वो आहाना से पूछता है, तो पहले कहाँ जाना चाहती हैं आप? जिस पर आहाना हिचकते हुए पूछती है, जहाँ बोलूँगी चलेंगे। जिस पर विशाल आहाना के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अगर आपका साथ हो तो हम तो क़यामत तक भी आपके साथ चल सकते हैं। जिसे सुनने के बाद आहाना का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या हम पहले मंदिर चल सकते हैं? ये सुनकर विशाल को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो हैरानी से आहाना को देखने लगता है, मानो पूछ रहा हो, लाइक सच में क्या तुमने खुद सुना जो तुमने कहा? जिस पर आहाना भी उसके हैरानी को समझते हुए कहती है, जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि मैं एक मुसलमान होकर मंदिर जाने की बातें क्यों कर रही हूँ। जिस पर विशाल कुछ नहीं कहता है, जिस पर आहाना कहती है, ईश्वर के नाम चाहे अलग ही क्यों ना हो, लेकिन रहता तो वो एक ही है, बस लोगों के उनको पूजने के तरीके अलग अलग होते हैं। सुना है मंदिर में जाकर हम भगवान को अपने और करीब पाते हैं, जैसे कि मस्जिद में होता है। मैं भी एक बार मंदिर में जाकर ये देखना चाहती हूँ। ये सुनकर विशाल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे अब अपनी ही पसंद कर नाज होने लगता था कि उसने अपने लिए कितनी अच्छी लड़की चुनी है। फिर अपने होश में आते हुए मुस्कुराता और कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वहीं ऊपर खड़े अनवर जी उन दोनों को साथ जाते देख अपने में ही खुश हो रहे होते हैं। उन्हें भी विशाल और आहाना की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर तभी उन्हें वृषांत की बात याद आती है, जिसके याद आते ही वो जल्दी से वृषांत को कॉल लगा देते हैं। वहीं वृषांत भी आज छुट्टी होने के कारण अपने सुबह के काम निपटा कर ऑफिस का कुछ काम देख रहा होता है।
कि तभी उसका फ़ोन बजता है जिस पर अनवर जी कॉलिंग लिख कर आ रहा था, जिसे देख विशांत को लगता है अनवर जी ने वो विश्वजीत वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है जो कुछ दिन पहले विशांत को मिलने वाला था। तो वो फ़ोन उठाते ही बोलता है, जी चाचा, मैं अभी आपको ही फ़ोन करने वाला था ये बताने के लिए कि कल आप वो विश्वजीत वाले प्रोजेक्ट साइट पर जाकर सब देख लीजिएगा और हाँ, लेबर वगैरह मैं आप पर छोड़ता हूँ, वो आपको कितने इस्तेमाल करने हैं बता दीजिएगा। अनवर जी ये सुनने के बाद खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने उस बारे में बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया था। जिस पर विशांत पूछता है, तो फिर आपको क्या बात करनी थी चाचा, जिस पर अनवर जी कहते हैं, दरअसल मैंने विशाल और आहाना के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया है, आज आहाना विशाल के साथ कहीं गई है। ये सुन विशांत को सब समझ में आ जाता है कि विशाल आहाना को क्यों और कहाँ लेकर गया है। ये सोचते ही उसके दिमाग में जो खुराफाती आइडिया आता है वो अनवर जी से कहता है, लगता है अब अपने प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है चाचा, आप आज ही रहीम अंकल और विशाल के पापा सौरभ से बात कर लीजिए और उन्हें भी प्लान के बारे में बता दीजिए। ये सुन अनवर जी एक बार फिर पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना बेटे, जिस पर विशांत कहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी चाचा, अब मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर अनवर जी कहते हैं, ठीक है जैसा तुम कहो। ये बोल वो फ़ोन काट देते हैं। वहीं विशांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने आप से कहता है, तो विशाल बच्चू, कल मेरी बहुत टांग खींच रहे थे ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ टांग खींचना किसे कहते हैं। ये बोल वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विशाल आहाना को लेकर मंदिर आ जाता है, जहां आहाना पूरे सच्चे मन से भगवान की पूजा करती है और हमेशा उसका और विशाल का साथ बनाए रखने का आशीर्वाद मांगती है। वहीं विशाल तो बस आहाना को पूजा करते हुए ही देखे जा रहा होता है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि कोई पूजा करते हुए इतना सुंदर कैसे दिख सकता है। जिसके बाद दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं, जहां से निकलने के बाद विशाल आहाना को सीधा मूवी दिखाने ले जाता है और उसे एक जगह बिठाकर टिकट लेने चला जाता है, जहां आहाना से कुछ दूर एक लड़कियों का ग्रुप बैठा होता है जो जब से विशाल वहां आया था तब से बस उसे ही देखे जा रही थीं। तब ही आहाना की नज़र उन पर जाती है, जिनकी नज़रों का पीछा करते हुए जब आहाना देखती है कि वो लोग विशाल को देख रही है, तो ये देखकर आहाना के तन बदन में आग ही लग जाती है। भाई कोई भी लड़की क्यों ही चाहेंगी कि कोई उसके बॉयफ्रेंड पर दौरे डाले। वहीं आहाना उनकी बातें सुनकर तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उनमें से एक लड़की कह रही थी, यार ये बंदा कितना हॉट है ना, काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड होती। जिस पर एक लड़की कहती है, अबे क्या बोल रही है, क्या पता वो शादीशुदा हो, इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। जिस पर वो लड़की कहती है, तो क्या हुआ, ये तो इतना हॉट है कि मैं तो इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रखने को तैयार हूँ। उसकी बात सुन तीसरी लड़की कहती है, सही कहा तूने, उसके बाइसेप्स को देख, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो इसमें अपना सब कुछ दे दूँ। फिर हंसते हुए कहती है, वो भी ये बोल वो हंसने लगती है। वहीं उसकी बात सुन आहाना की तो गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रहती। फिर वो इन्हें मजा चखाने के लिए वहां से उठकर विशाल के पास जाती हुई तेज आवाज में बोलती है, डियर हबी, और कितना टाइम लगेगा टिकट्स लेने में। जिसे सुनकर उन लड़कियों के साथ साथ विशाल भी काफी हैरान हो गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक आहाना को क्या हो गया है। वहीं उन लड़कियों में से एक बोलती है, देखा मैं ना कहती थी कि ये आदमी शादीशुदा भी हो सकता है। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, अबे ये तो अभी यही हमें कुछ दूर ही बैठी थी ना। ये सुनकर सारी लड़कियां समझ जाती है आहाना से सब सुन लिया होगा। वहीं तीसरी लड़की आहाना को देखकर कहती है, अब पता चला कि वो लड़का हम सबको क्यों नहीं देख रहा था। अरे जब उसकी खुद की बीवी ही इतनी सुंदर है तो वो हमें क्यों देखेगा। वहीं आहाना जल्दी से विशाल के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और क्यूट बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, हबी और कितना टाइम लगेगा। जिस पर विशाल को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़कियों के ग्रुप पर जाती है, जिन्हें देख विशाल सब समझ जाता है और आहाना को जेलस होता देखकर मुस्कुराने लगता है। वहीं आहाना भी विशाल को पकड़कर उन लड़कियों को देखकर मुस्कुराती है, मानो चिढ़ा रही है, बेटा जिस नंबर पर तुम लोग लाइन मार रही हो उसकी सारी लाइनें मेरे तक आकर व्यस्त हैं, और उन्हें चिढ़ाते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं विशाल को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा होता है। फिर वो आहाना को छेड़ने के लिए धीरे से बोलता है, हबी। वैसे ये सही है। जिससे सुनने के बाद आहाना तो अपना चेहरा ही नहीं उठा रही थी, क्योंकि उसे बड़ी शर्मा रही थी विशाल को फेस करने में। ये देखकर तो विशाल जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं आहाना तो इतना शर्मा जाती है कि विशाल का हाथ छुड़ाकर आगे भाग जाती है। तो क्या होगा आगे और क्या क्या होने वाला है आहाना और विशाल के बीच, और आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं अनवर जी और विशांत मिलकर। 95 झटका। अब आगे। विशाल तो अभी भी आहाना के हबी कहने से हवा में उड़ रहा था। वहीं आहाना को तो इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर किसी गड्ढे में गिर जाए। ऐसे ही करते करते दोनों मूवी देखने गए, जहां पॉपकॉर्न का बकेट विशाल के हाथ में था, जिससे मूवी के दौरान जब आहाना ने लेने चाहा तो विशाल ने पूरा बकेट ही दूर कर लिया। ये देखकर आहाना उसे देख पूछने लगी, क्या। जिस पर विशाल जो अभी भी मस्ती की मूड में ही था आहाना से कहता है, ऐसे नहीं, पहले वो कहो जो बाहर कहा था। ये सुनकर आहाना ने विशाल के मुंह पर हाथ रख लिया, जिससे विशाल दूर होते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पहले बोलो फिर ले जाओ। ये सुनकर आहाना झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आप बहुत खराब हैं, हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं, मैं नहीं कह रही। ये बोल आहाना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। इस वक्त आहाना किसी बच्चे से कम नहीं लग रही थी।
ये देखकर विशाल को उस पर बड़ा ही प्यार आया तो उसने धीरे से जाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहता है हम तो मैडम नाराज हो गई, लगता है मुझे ही इन्हें मनाना पड़ेगा। ये बोल वो आहाना को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख आहाना घबरा जात है और जल्दी से कहती है ठीक है ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। ये बोल वो सामने मूवी देखने लगती है। वहीं आहाना को इतना घबराता देख विशाल हंस देता है। आहाना मूवी देखने में व्यस्त थी, तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में कुछ है। जब वो नीचे देखती है तो पाती है विशाल ने पूरा बुकेट ही उसे दे दिया है। ये देखकर आहाना विशाल को देखने लगती है, जिस पर विशाल कहता है ये सब आपके लिए ही है, मैं तो बस आपको छेड़ रहा था और आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो लड़की का फ़ायदा उठाए। ये बोल वो सामने देखने लगता है। वहीं आहाना को विशाल की बातें दिल को छू जाती हैं। वो जल्दी से विशाल के गालों पर किस करके सामने देखने लगती है। वहीं विशाल तो अभी अभी उसके साथ जो हुआ ये देखकर दंग था। फिर आहाना को देखकर मुस्कुराने लगता है और उसका हाथ पकड़कर मूवी देखने लगता है। दोनों ही मूवी को एंजॉय कर रहे थे, जिसके बाद दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहां आहाना विशाल के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करती है, जिसे देखकर विशाल कहता है मैडम मैं क्या करूंगा इन सब का। जिस पर आहाना कहती है मैंने देखा है आप बहुत ही फीके कपड़े पहनते हैं, थोड़ा डार्क कपड़े आप पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये सुनकर विशाल अपने मन में सोचने लगता है ये तो अभी से ही मेरी बीवी की तरह एक्ट करने लगी। लेकिन विशाल इन सब से खुश था। वहीं फिर विशाल ने भी आहाना को अपने लिए एक ड्रेस चुनने को कहा, जिसे आहाना ने मान लिया। फिर दोनों वुमेन स्टोर गए जहां आहाना अपने लिए ले सके, लेकिन विशाल को कुछ भी पसंद ही नहीं आता। ये देखकर आहाना चीरते हुए कहती है आपको तो कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। जिस पर विशाल मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर वो कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो कपड़े ही तुम्हारी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जिसे सुनकर आहाना शर्मा जाती है। काफ़ी देर बाद जाकर विशाल को एक ड्रेस पसंद आती है जो कि ब्लैक कलर की थी। ये देखकर आहाना खुश हो जाती है और जाकर चेंज करने को कहती है, लेकिन विशाल उसे मना कर देता है और ऐसे ही उसे खरीद लेता है। जिसके बाद दोनों फिर कहीं जाने लगते हैं। उन्हें चलते हुए काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन विशाल नहीं रुकता और ना ही कुछ बता रहा था। ये देखकर आहाना पूछती विशाल जी आखिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर विशाल आहाना का हाथ पकड़कर उसे किस करते हुए कहता है कुछ ही देर में आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये बोल वो रेडियो ऑन कर देता है, जिस पर काफ़ी अच्छा गाना बज रहा था। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ ही देर में बाद विशाल अपनी कार एक रिसोर्ट के सामने आकर रोकता है, जिसे देखकर आहाना काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर बना था। वहीं विशाल उसे देख मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगता है, जहां आहाना देखती है वो लोग रिसोर्ट के अंदर ना जाकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये देख आहाना पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर विशाल कहता है आप सवाल बहुत करती हैं। जिस पर आहाना चुप हो जाती है। कुछ देर बाद सामने का नज़ारा देख आहाना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने एक छिल थी जिसके किनारे काफ़ी खूबसूरती से लाइटिंग करके वहां टेबल लगाई गई थी। वहीं विशाल आहाना के चेहरे की खुशी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं, जहां विशाल अपने घुटनों पर बैठकर आहाना से कहता है देखो मुझे नहीं पता कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर अब मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बिना तुम्हारे इमेजिन भी नहीं करना चाहता। तो क्या तुम मेरे इस इमेजिनेशन की सच्चाई बनोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसे सुन आहाना बहुत खुश होती है। उसे तो ये सब सपन जैसा लग रहा था। आहाना खुशी खुशी उसे हाँ कर देती है, जिसे सुन विशाल काफ़ी खुश हो जाता है। ठीक तभी वहाँ हवा में काफ़ी सारे लैंटर्न उड़ने लगते हैं, जिसे देख आहाना उन्हें देखकर खुश होने लगती है। जिसके बाद दोनों जाकर टेबल पर बैठ जाते और विशाल एक बेल बजाता है, जिसके बाद वेटर आकर वहाँ खाना सर्व करने लगते हैं। जिसे देख आहाना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दोनों अपने डिनर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दोनों को ही एक दूसरे का साथ काफ़ी सुकून दे रहा था। जिसके बाद दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। दोनों के लिए ही आज का दिन काफ़ी ज़्यादा यादगार था। कुछ ही देर में विशाल आहाना के घर के बाहर खड़ा होता है। आहाना कार से बाहर निकल घर में जाने लगती है तो विशाल पूछता है तो कब मामू और पापा को बोलूं तुम्हारे घर आने को। जिस पर आहाना शर्माते हुए कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मैं अब्बू से बात तो कर लूँ, फिर तुम अपने मामू को और पापा को भी बता देना। ये सुनकर विशाल मुस्कुराने लगता है और वहां से गुड नाइट बोलकर निकल जाता है। वहीं आहाना भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि घर में घुसते ही कौन सा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही घर में जाती है तो देखती है सामने अनवर जी और शकीना जी दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। ये देखकर आहाना उनसे पूछती है क्या बात है अब्बू, आप लोग आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो। जिस पर अनवर जी कहते हैं बात ही खुशी की है बेटी। जिस पर आहाना पूछती है अच्छा ऐसी क्या बात है अब्बू, मुझे भी बताइए। जिस पर शकीना जी कहती है बात यह है कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, अच्छे लोग हैं, कमाता भी अच्छा है। तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगा। परसों वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। ये सुनते ही आहाना की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता जो उसने अभी भी सुना। उसका दिल धक्का से होकर रह जाता है। अभी अभी कुछ देर पहले ही तो उसने विशाल को हाँ बोली थी और अभी ये सब उसका रोने का बहुत मन कर रहा था। कहाँ वो अपने अब्बू से विशाल के बारे में बात करने वाली थी और कहाँ ये सब।
जिस पर होश में आते हुए अनवर जी से बोलती है, लेकिन अब्बू आपने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। जिस पर अनवर जी कहते हैं, पूछना क्या था बेटी, मुझे पता है मेरे बेटी की पसंद कैसी, जो लड़का मैंने तेरे लिए चुना है वो जरूर ही तुझे पसंद आएगा, तो फिर पूछना क्यों था। वैसे परसों वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, कुछ ही दिन में तेरी शादी हो जाएगी और तू हमें छोड़कर चली जाएगी। ये बोलते हुए अनवर जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वहीं आहाना तो दोनों तरफ से फंस गई थी। अगर वो विशाल का साथ देती तो अपने अब्बू को खो देती, और अगर अपने अब्बू का साथ देती तो विशाल को हमेशा हमेशा के लिए खो देती। वो ऐसे मझधार में फंसी थी जहां से एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। अब उससे और अपने आंसू रोके नहीं गए और वो भागकर अपने कमरे में चली गई। जिसे जाते देख शकीना जी दुखी हो जाती है और अनवर जी से पूछती है, क्या हम लोग सही कर रहे हैं। आहाना कितनी ज़्यादा दुखी हो गई थी ये सब सुनकर, जिस पर अनवर जी कहते हैं, आप परेशान क्यों होती है शकीना जी, परसों देखना वो खुद ही खुश हो जाएगी। वहीं आहाना अपने कमरे में जाते ही उसने जो अब तक अपने आंसू रोक रखते थे वो अब उसकी आंखों से बह चले। उसने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसका साथ दे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है जिस पर विशाल की कॉल आ रही थी। ये देखकर तो वो और ज़्यादा दुखी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो विशाल को धोखा देने जा रही है, जिसे सोचते ही उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगता है, इसलिए वो जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाती है। वहीं विशाल को लगता है शायद थकने की वजह से सो गई होगी। ये सोच वो दोबारा फ़ोन नहीं करता और आज आहाना के साथ बिताए अपने पलों को याद करने लगता है। तो क्या होगा आगे, आखिर किसे चुनेगी आहाना? क्या अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी या फिर अपने माँ बाप के खातिर अपने प्यार की बलि दे देगी? 96 दर्द दिल। अब आगे, जहां विशाल आहाना से सुबह बात करने का सोच कर सो जाता है, वहीं आहाना की तो नींद ही उड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे खुद ही कुछ फैसला लेना था। लेकिन फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ उसके माँ बाप थे जिन्होंने उसे अब तक पाला पोसा है, वहीं दूसरी तरफ उसका प्यार था। रात भर आहाना इस बारे में सोच सोच कर रोती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन दिन निकलने के साथ साथ उसने अपने मन को कड़ा कर एक फैसला ले लिया था। जिसके बाद आहाना खुद से बोलती है, मुझे ये करना ही होगा। ये बोल वो फ्रेश होने चली जाती है। वहीं विशाल उठकर सबसे पहले आहाना को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है, जिसे देखने के बाद आहाना को अपने दिल में दर्द सा महसूस होता है और ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें वो पोंछकर अपने कमरे से निकलती है ऑफिस जाने के लिए। वही अनवर जी और शकीना जी आहाना की लाल आंखें देखकर समझ गए थे कि वो रात भी रोई है, जिसे देख अब दोनों को ही कहीं ना कहीं अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लेकिन अब तो उन लोगों ने कदम उठा ही लिया था। वैसे भी कल की ही तो बात थी, कल के बाद तो वैसे भी सब सही होने वाला था। ये सोच वो लोग कुछ नहीं कहते। वहीं आहाना ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ विशाल भी ऑफिस पहुंच चुका होता है, जिसके बाद वो आहाना को फ़ोन करता है, ये सोचकर कि अब तो वो भी ऑफिस पहुंच गई होगी। लेकिन आहाना फ़ोन नहीं उठाती। ये देख विशाल थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन ये सोच कि शायद वो अपने काम में बिजी हो इस बात को जाने देता है। वहीं आहाना ही जानती थी उसने कैसे अपने दिल को रोका था विशाल फ़ोन ना उठाने से। उसे अभी से ही इतना मुश्किल हो रही थी ये सब करने में, ना जाने आगे क्या होने वाला है। विशाल अपने काम में तो लगा था, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र फ़ोन पर चली जाती है, जिसे देख वो सोचता शायद आहाना मेरे फ़ोन आया देखकर वापस से फ़ोन करे। लेकिन इस तरह फ़ोन देखते देखते सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन आहाना का फ़ोन नहीं आता है। ये देखकर अब विशाल थोड़ा परेशान होने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी। आहाना ने पूरे दिन में एक भी कॉल नहीं किया, चलो खुद नहीं किया, लेकिन मेरा कॉल तो उठा सकती थी ना। अभी वो इन्हीं सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा, जिस पर माई लव शो हो रहा था। ये देखकर विशाल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाते हुए कहता है, थैंक गॉड तुमने फ़ोन किया, वरना मुझे तो लगा था पता नहीं क्या बात हो गई कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी तो जान ही सुखी जा रही थी। वहीं आहाना विशाल की बातें सुनकर खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, विशाल जी क्या आप अभी मुझे कैफ़े वन वे में मिलने आ सकते हैं? ये सुनकर विशाल खुश होते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हें भी पिक कर लेता है, फिर साथ में ही चलते हैं। जिस पर आहाना कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहीं पहुँचिए। ये सुन विशाल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ओके कहकर फ़ोन काट देता है। वहीं आहाना, जिसने अब तक अपने आंसू रोके हुए थे, उन आंसुओं ने आहाना के आंखों का साथ छोड़ा दिया। उसने रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा विशाल जी, आज जो मैं करने जा रही हूँ उससे आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी। ये बोल वो अपने आंसू पोंछती है और कैफ़े वन वे जाने के लिए निकल जाती है। वहीं विशाल भी खुशी खुशी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो कैफ़े के सामने होता है, जहां आहाना उसे अंदर बैठे हुए दिख जाती है, जिसे देख विशाल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। वो जल्दी से अंदर जाकर आहाना को गले लगाना चाहता था। वहीं आहाना ने भी विशाल को देख लिया था, तो उसने भी एक स्माइल दे दी, जिसे पाकर विशाल काफ़ी खुश हो गया। विशाल उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहता है, आई मिस यू सो मच माई लव, तुम्हें पता भी नहीं है मैंने आज तुम्हें कितना मिस किया। ये सब सुन आहाना को दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत बनाए रखा और उसे वापस गले नहीं लगाया।
जिसे विशाल ने महसूस कर लिया। उसे अब शक होने लगा था कि जरूर कोई बात है। विशाल अब सीरियस हो गया था और चेयर पर बैठकर आहाना के हाथों को पकड़ते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ आहाना जी, सब ठीक है ना? जिस पर आहाना अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहती है, जी विशाल जी, बहुत कुछ हो गया है। ये सुनते ही विशाल की दिल घबराने लगता है। कहीं ना कहीं उसे अंदेशा हो गया था कि आखिर बात क्या है, लेकिन विशाल सच्चाई कबूल नहीं करना चाहता था। वहीं आहाना अपने दिल को मजबूत कर कहती है, विशाल जी, अब से हम आगे नहीं मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। मुझे पता है मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन हमारा साथ शायद यहीं तक था। मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे पाला है, हमेशा प्यार दिया है, आज़ादी दी है कुछ भी करने की, जबकि आपको भी पता है हमारे यहाँ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती, जिसका मैंने गलत फ़ायदा उठाया है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ। इस जन्म शायद हमारा एक होना भगवान को मंजूर नहीं था, शायद अगले जन्म में। इतना बोलते बोलते आहाना का गला रुंध गया था, अब इससे आगे वो नहीं बोल सकती थी, इसलिए उठकर वहाँ से जाने लगी। वहीं विशाल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, अभी अभी उसने जो सुना उसका दिल एकदम से खाली सा हो गया था। वो रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू ही नहीं निकल रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन गले से आवाज़ ने निकलने से साफ इनकार कर दिया था। बहुत ही दर्द में था इस वक्त विशाल, लेकिन फिर होश में आते हुए वो जाती हुई आहाना को रोकता है, जिसे सुन आहाना वहीं रुक जाती है। तब विशाल उसके पास आते हुए कहता है, मुझे गर्व है कि तुमने अपने प्यार के बदले अपने परिवार को चुना। तुम्हारी जगह तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, लेकिन तुमने एकदम सही फैसला किया है। उम्मीद करता हूँ आपकी आगे की लाइफ अच्छी बीते। ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं आहाना को बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विशाल उसे समझ पाएगा, लेकिन उसने विशाल को गलत समझ लिया था। इन हालातों में भी विशाल ने उसके मनोदशा को समझा। ये जानकर आहाना को विशाल के लिए और ज्यादा दुख होने लगा। वहीं विशाल अपनी कार से जल्द वहां से निकल गया और एक खाली सड़क पर ले जाकर कार रोक दी। अब जाकर उसके आंसुओं ने विशाल का साथ छोड़ दिया और जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। उसका प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। उसने क्या क्या सपने देखे थे आहाना के साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि वो सपने बस सपने बनकर ही रह जाएंगे। काफी देर तक विशाल वहीं बैठा रोता रहा, लेकिन जब उसका दर्द कम नहीं हुआ तो उसने उस दर्द को कम करने के लिए शराब का सहारा लेने का सोचा और जाकर एक बार में बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मार्क रोजी के लिए फ्रूट सैलेड बनाकर उसे खिला रहा था। जब उसका फ़ोन बजा, विशाल का नंबर देखकर उसने फ़ोन उठा लिया और बोला, हाँ विशाल बोलो, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? जिस पर उधर से आवाज़ आती है, हेलो सर, मैं क्लब नाइट का मैनेजर बोल रहा हूँ। विशाल के फ़ोन पर किसी और की आवाज़ सुन मार्क सतर्क हो गया और बोला, विशाल कहाँ है? जिस पर वो मैनेजर बोला, सर इस फ़ोन का मालिक हमारे क्लब में पीकर टल्ली हो चुका है, आप प्लीज़ इन्हें आकर ले जाए। ये सुनकर मार्क सोफे से नीचे गिर गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शराब और विशाल हो ही नहीं सकता। उसे तो शराब पीने वालों तक से नफरत थी, तो फिर आज वो कैसे वहां पहुंच गया? जरूर ही कोई बहुत बड़ी बात होगी। ये सोच वो उस मैनेजर से कहता है, आप उसका ख्याल रखिएगा, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं। ये बोल वो फ़ोन कट कर देता है और तुरंत बार के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते मार्क यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी जो विशाल वहां पहुंच गया। कुछ ही देर में मार्क क्लब में था। मार्क ने वहां के वेटर से पूछा, मैनेजर कहाँ है? जिस पर मैनेजर खुद वहां आ गया और उसे रास्ता दिखाने लगा। क्लब के एक कोने में मार्क ने देखा विशाल काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन फिर भी शराब पिए जा रहा था। उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर मार्क को यकीन नहीं हुआ कि ये विशाल ही है। मार्क तुरंत उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए पूछने लगा, विशाल विशाल क्या हुआ है? तुम यहाँ कैसे आए? वहीं विशाल ने जब मार्क की आवाज़ सुनी तो नशे में बोला, अरे मार्क भाई, तुम यहाँ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या? ये सुनकर मार्क समझ जाता है कि आखिर बात क्या होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि विशाल किसी को पसंद करता था। तो मार्क ने पूछा, विशाल होश में आओ, क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर विशाल हंसते हुए एकदम से रोने लगा। ये देखकर मार्क चौंक गया। वहीं विशाल जोर जोर से रोते हुए बोलने लगता है, मार्क मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मार्क मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं नहीं जी सका है आहाना के बिना। आहाना नाम सुनते ही मार्क के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो अपने आप से कहता है, आहाना, इसका मतलब विशाल आहाना को पसंद करता था। ये जानकर तो मार्क को इतना ज़्यादा शौक लगा था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर उसका इस बात कर गया कि उसका प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? आखिर बात क्या है? लेकिन जब तक मार्क विशाल से ये पूछ पाता तब तक तो विशाल नशे से बेहोश हो चुका था। ये देखकर मार्क ने अपना सिर पीट लिया। 97 एक कोशिश। अब आगे। विशाल ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी वह कल में ही बेहोश हो गया था, जिसे देख मार्क अपने मन में कहता है, क्या यार, एक और काम बढ़ गया, अब इसे उठाकर घर ले चलो। ये सोच वो उसे उठा लेता है और क्लब से लेकर निकल जाता है। अगले दिन विशाल की आंख किसी दूसरी जगह खुलती है। उसे जहां तक याद था कि कल वो क्लब में बैठ शराब पी रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, मैं हूँ कहाँ पर? तब उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है जो बिल्कुल ही चेंज थे। ये देखकर तो वो ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर मेरे कपड़े किसने बदले? क्या मैंने कल रात कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि उतने में मार्क वहां आ गया और विशाल को देखकर समझ गया कि वो अभी क्या सोच रहा है, जिसे देख वो बोला, ओ दिल टूटे आशिक फिल्में कम देखा कर, जिसमें ज़्यादा शराब पीने के बाद हीरोइन अगले दिन किसी दूसरे की बाहों में होती है।
विशाल मार्क की आवाज़ सुन थोड़ा रिलैक्स होता है और पूछता है कल रात मैं यहाँ कैसे पहुँच, जिस पर मार्क कहता है साले कल रात तूने इतनी पी ली थी कि तुझे होश भी नहीं था कि तू क्या कर रहा है, कहाँ पर है वो तो भला हो उस क्लब के मैनेजर का जिसने तेरे फ़ोन से मुझे कॉल कर दिया, वरना फिल्मों की तरह तू समझ में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, समझा। ये सुन विशाल उसे एक पीलो फेंक कर मारता है और कहता है बस हो गई तेरी बकवास। जिस पर मार्क हंसने लगता है और कहता है चल जाकर फ्रेंच हो जा, नाश्ते की टेबल पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अभी तुझसे बहुत बातें करनी है। ये सुन विशाल समझ जाता है कि कल शायद उसने शराब के नशे में मार्क को सब बता दिया था। वहीं कल के बारे में सोच विशाल एक बार फिर उदास हो जाता है, जिसे देख मार्क उसके पास आता है और कहता है तू अभी फिलहाल ज़्यादा मत सोच और जाकर फ्रेंच हो जा, फिर मुझे पूरी बात बताना, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये बोल मार्क बाहर चला जाता है और विशाल फ्रेश होने थोड़ी देर बाद विशाल भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है, जहां वो रोजी को देखता है बैठकर खाते हुए। वो रोजी को ग्रीट करता है, जिस पर रोजी बिंदास होते हुए कहती है अरे विशाल जी आपको इतना ज़्यादा फॉर्मल होने का ज़रूरत नहीं है, ये इस गधेड़ा मार्क के साथ रह रहकर अब ये फॉर्मेलिटी नाम की बीमारी खत्म हो गई है। ये सुनकर विशाल हंस देता है, जिस पर मार्क रोजी से कहता है रोजी कम से कम मेरा दोस्त के सामने तो मेरा बेइज्जती मत करो। ये सुनकर रोजी उसे चिढ़ाने लगती है। उन दोनों का ये प्यार देखकर विशाल को आहाना की याद आ जाती है, उसने भी तो इस तरह के सपने सजाए थे अपनी आहाना के साथ, जिसे याद करते ही विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे रोजी और मार्क दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। तब मार्क उसके पास आता है और उससे पूछता है चल अब बता आखिर बात क्या है। मार्क का बस ये पूछना था कि विशाल उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा, जिसे देखकर मार्क ने उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था कि रो लेने से दुख हल्का हो जाता है और विशाल को इस वक्त यही करने की जरूरत थी। कुछ देर बाद विशाल चुप हो जाता है, जिसके बाद विशाल उससे पूछता है अब बता क्या बात है, जिस पर विशाल उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता देता है कि कैसे वो आहाना से मिला, कैसे उसे देखते ही विशाल को प्यार हो गया, फिर आश्रम में मिलना, धीरे धीरे उनका करीब आना और फिर प्रपोजल और कल की बात, सब कुछ उसने मार्क को बता दिया, जिसे सुन मार्क भी हैरान था। वहीं रोजी भी ये सब सुनकर काफ़ी हैरान थी। वहीं विशाल कहता है मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं जानता हूं वो अपनी जगह सही है और अगर शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता है, लेकिन फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसे कौन समझाए, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मार्क, मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना। ये बोल वो वापस रोने लगता है, जिस पर मार्क एक गहरी सांस लेते हुए कहता है देख विशाल अब तो जो होना था सो हो गया, अब तुझे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर रोजी गुस्से से कहती है तुम गधेड़ा, मैन अपने जैसा सलाह उसको क्यों देता है। ये सुनकर मार्क रोजी से कहता है तो अब हम कर ही क्या सकते हैं, जिस पर रोजी मार्क को हटाते हुए कहती है हटो तुमसे कुछ नहीं होगा। ये बोल वो विशाल के पास जाती है और कहती है देखो विशाल, मानती हूँ कि उसकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन अभी शादी हुई तो नहीं है ना। ये सुन विशाल पूछता है मतलब, जिस पर रोजी कहती है देखो विशाल, सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता, तुम्हें मिला है तो तुम्हें उसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, एक बार तो उसे पाने की कोशिश करो, एक बार अनवर जी से बात करने की कोशिश करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो कि तुम आहाना से कितना प्यार करते हो और उसे हमेशा खुश रखोगे। फिर मार्क की तरफ इशारा करते हुए कहती है भले ही मार्क कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसने भी अपने प्यार को पाने के लिए अपनी जान तक लगा दी थी और मैं उसकी वाइफ हूँ, तुम भी एक कोशिश करके देखो, क्या पता तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। जिस पर विशाल लेकिन अगर वो नहीं माने तो, जिस पर रोजी कहती है तो फिर तुम ये सोच लेना कि शायद तुम्हारे किस्मत में आहाना थी ही नहीं, और ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी को उसका पहला प्यार मिल ही जाए, लेकिन इससे हम प्यार करना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये सुनकर विशाल भी सोच में पड़ जाता है, जिस पर मार्क कहता है अबे सोच क्या रहा है, रोजी सही कह रही है और अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। ये सुन विशाल कहता है ठीक है मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। ये सुन रोजी और मार्क दोनों उसे शाबाशी देते हैं, जिसके बाद मार्क और विशाल दोनों ही ऑफिस आ जाते हैं, जहां एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। विशांक वहां आज कुछ जल्दी ही आ जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल भाव्या कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से विशांक को भी कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो वैसे भी बस भाव्या के लिए ही कॉलेज जाता था। विशांक वहां आकर काम करने लगता है। वहीं जब विशाल और मार्क विशांक को जल्दी पहुंच काम करता देखते हैं तो उससे पूछते हैं क्या हुआ सर आप आज इतनी जल्दी, जिस पर विशांक कहता है हाँ मुझे आज काफ़ी काम करना है और फिर एक खास जगह जाना भी है। ये बोल वो विशाल की ओर देखने लगता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। ये देख विशांक को समझने में देर नहीं लगती कि शायद आहाना ने उसे मना कर दिया है, जिससे विशाल काफ़ी दुखी है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर विशांक को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसे सोचकर वो कुछ नहीं बोलता। वहीं विशाल और मार्क भी अपने आपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद विशांक अपनी चेयर से उठता है और विशाल से कहता है विशाल मैंने ये फाइल रेडी कर दी है, तुम इसे एक बार दोबारा चेक करके सेफ में रख दो। फिर आगे कहता है और अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। जिस पर मार्क पूछता है सर आपको कहाँ जाना है, मैं भी साथ चलता हूँ। जिस पर विशांक अपनी तिरछी निगाहों से विशाल को देखते हुए कहता है अरे नहीं नहीं मार्क, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं अनवर जी के घर जा रहा था। अनवर जी का नाम सुन विशाल के कान खड़े हो जाते हैं, जिस पर मार्क उनसे पूछता है
अच्छा, वैसे कोई खास काम था क्या सर? जिस पर विशांत कहता है हाँ, वो आज आहाना को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए मेरा भी वहाँ होना जरूरी है ना। ये सुन जहाँ मार्क हैरान था वहीं विशाल इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि उसके हाथ से फाइल ही छूट जाती है। ये नज़ारा देखकर विशांत को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हुए विशाल से पूछता है, क्या हुआ विशाल, क्या तुम ठीक हो? जिस पर विशाल उसे कुछ नहीं कहता, बस छुपकर पेपरज उठाने लगता है। वहीं मार्क बात संभालते हुए कहता है, सर आपको देर हो रही होगी, आपको जाना चाहिए। ये सुन विशांत वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। उसके जाने के बाद विशाल धड़ाम से जमीन पर ही बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे आहाना अपने से पल पल दूर होती दिखाई दे रही थी, जिस पर मार्क आकर उसे संभालता है और कहता है, विशाल होश में आओ, तुम्हें अभी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें अभी के अभी चलकर अनवर जी से बात करनी चाहिए, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ये सुन विशाल जल्दी से उठ खड़ा होता है और कहता है, तुमने सही कहा, मुझे अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बोल वो भी जल्दी से बाहर की ओर निकल जाता है। 98 बेचारा विशाल। अब आगे विशाल और मार्क ऑफिस से अनवर जी से बात करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आहाना अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी और विशाल को याद कर रही थी। उसे अभी भी विशाल के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने विशाल के साथ अच्छा नहीं किया। वो अपने सोच में गुम थी जब शकीना जी ने उसे आवाज़ लगाई, जिसे सुन आहाना अपने ख्यालों से बाहर आते हुए पूछती, जी अम्मी आपने कुछ कहा? जिस पर शकीना जी उसके पास आकर कहती है, बेटे मैं ये कहने आई थी कि तू जल्दी से तैयार जा, लड़के वाले आते ही होंगे। ये सुनकर आहाना के दिल में एक अलग ही बेचैनी होने लगती है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन वो तो इतनी मजबूर थी कि रो भी नहीं सकती थी। उसने फिकी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर कहता है, ठीक है अम्मी हम तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर शकीना जी वहां से चली गई। वहीं आहाना ने शकीना जी के द्वारा लाए कपड़ों को देखा जो उसे आज पहनने थे, जिसे देखकर उसे आंसू आखिरकार निकल ही आए। उसने क्या सोचा था और अब क्या होने जा रहा है, ये सोच सोचकर उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन फिर अपने आंसू पोंछ और दिल मजबूत कर वो तैयार होने चली गई। वहीं शकीना जी आहाना का हाल देख रही थी। उन्हें पता था कि उसने अपने अम्मी अब्बू के लिए इस शादी को भी स्वीकार कर लिया है, जिसे सोच उनके आंखों में नमी आ जाती है और वो सोचती है, आजकल जहां बच्चे अपने प्यार के खातिर माँ बाप तक को छोड़ देते हैं, वहां उनकी बच्ची ने अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। सच में शायद पिछले जन्म में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो इस जन्म में उन्हें ऐसी औलाद मिली। ये सोच वो वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर में आहाना तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी और सोच रही थी, मुझे ऐसा विशाल जी के लिए तैयार होना था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो विशाल को अपने दिल से निकल देगी और अपने पूरे सच्चे मन से उस इंसान को अपनाएगी जो उसका पति होने वाला है, क्योंकि वो किसी और को दिल में रखकर उसके साथ धोखा नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में आहाना को बाहर लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि लड़के वाले आ गए हैं। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेती है, लेकिन वो कितना भी अपने दिल को समझा ले, लेकिन विशाल की याद उसके जहन से निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में अनवर जी आहाना के कमरे में आते हैं तो देखते हैं आहाना बाहर खिड़की की तरफ देखे जा रही है। ये देख वो समझ जाते हैं कि वो अभी भी दुखी है। ये देखकर वो अपने मन में सोचते हैं, बस मेरी बच्ची, तेरा ये दुख बस कुछ ही देर का है, उसके बाद तो मुझे मेरी हंसती खेलती बेटी वापस मिल जाएगी। ये सोच वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रख कर पूछते हैं, क्या सोच रही है बेटी? जिस पर आहाना जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, कुछ नहीं अब्बू, बस ऐसे ही। जिस पर अनवर जी कहते हैं, मुझे पता है तू क्या सोच रही है, लेकिन बेटा मेरा यकीन कर, लड़का बहुत ही अच्छा है, तुझे हमेशा खुश रखेगा और लड़के के परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, तू उनसे मिलकर खुश हो जाएगी। हॉल की लड़का अभी नहीं आया है, वो रास्ते में, लेकिन जल्दी ही वो भी आ जाएगा। अब चल, ये बोल वो उसे बाहर ले आते हैं। आहाना ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, इस वजह से वो सामने बैठे लोगों को देख नहीं सकती थी। वहीं आहाना को देखकर सामने बैठे लोग काफ़ी खुश थे, तो अनवर जी ने सबसे कहा, ये मेरी बेटी आहाना। फिर आहाना की ओर मुड़कर कहने लगे, बेटा ये लड़के के पिता और उसके घर वाले हैं, इन्हें चाय दो और सबसे नमस्ते करो। ये सुना आहाना ने सबको नमस्ते किया और सबको चाय देने लगी, लेकिन अभी भी उसने अपना सिर नहीं उठाया था। आहाना जैसे ही सामने वाले को चाय देने लगी, तभी उस आदमी ने कहा, अनवर हमें लड़की पसंद है। ये आवाज़ आहाना को कुछ जानी पहचानी लगी, तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सामने बैठे शख्स को देखकर चौंक गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि रहमान जी बैठे हुए थे। ये देखकर आहाना को कुछ समझ नहीं आया, जिस पर उसने अनवर जी की तरफ देखा तो अनवर जी ने बताया, ये लड़के के मामा हैं। ये सुनकर आहाना के हैरानी को कोई ठिकाना नहीं रहा और वो सोचने लगी, इसका मतलब वो लड़का और कोई नहीं विशाल जी। ये सोच वो तुरंत अपने अब्बू की तरफ मुड़ी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आहाना का हैरान चेहरा देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ, लड़का पसंद नहीं आया? आहाना की ये सुनने की देरी थी कि वो जल्दी से जाकर अनवर जी के गले लग गई और रोने लगी। वहीं उसे देख सब मुस्कुरा रहे थे। वहीं अनवर जी आहाना से कहने लगे, तुम हमारी बेटी हो आहाना, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए? मुझे तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम और विशाल एक दूसरे को पसंद करते हो। जिस पर आहाना पूछती, तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? जिस पर अनवर जी अपने हाथ खड़े करते हुए कहते हैं, ये सब मेरा प्लान नहीं था, बल्कि तुम्हारे भाई का था, उसी से पूछो।
ये सुन आहाना वृषांक की तरफ मुड़ जाती है, जो बैठा मुस्कुरा रहा था। वहीं आहाना उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, जिसे देख वृषांक कहता है, क्या मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ये तुम्हारी और विशाल की सजा है। तुम दोनों ने ही ये बात मुझसे छिपाई, तो सजा तो तुम दोनों को मिलनी ही थी ना। ये सुन आहाना वृषांक के पीछे दौड़ते हुए कहती है, तुम तो रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। जिसे देख वृषांक उससे दूर भागने लगा। वहीं सब उन दोनों की भागम भाग देखकर हंस रहे थे। फिर एक जगह रुक वृषांक अपने कान पकड़कर कहता है, अच्छा सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जिस पर आहाना उसके कान पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारे लिए यही सही होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं। वहीं वृषांक आहाना को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने विशाल जैसे एक अच्छे और सच्चे इंसान को चुना है। ये सुन आहाना कहती है, मैं अभी उन्हें बता कर आती हूँ। जिस पर वृषांक उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो अभी आता ही होगा। ये सुनकर आहाना समझ जाती है कि आज सबने मिलकर उसका और विशाल का मजाक बनाने के फैसला कर लिया है। जिस पर रहमान जी कहते हैं, भाई कुछ भी कहो, मुझे तो विशाल पर नाज है कि उसने मुझे इतनी सुंदर बहू ला कर दी। ये सुन सौरभ कहता है, सही कह रहे हो रहमान, अब तो मैं भी सुकून से मर सकता हूँ। मुझे हमेशा विशाल की चिंता होती थी कि मेरे बाद उसका क्या होगा, लेकिन अब उसे संभालने के लिए आहाना बेटी जो आ गई हैं। ये सुनकर आहाना सौरभ जी के पास जाती हुई कहती है, पापी जी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। जिस पर सौरभ जी उसके माथे पर हाथ रखकर कहते हैं, जरूर बेटा, अब तो मुझे एक नई जान आ गई है। वहीं सब अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वृषांक सबको एक कमरे में जाने को कहता है और अनवर जी को बाहर खड़े रहने का कहता है। सब उसकी बात सुनकर एक कमरे में चले जाते हैं। वहीं आहाना तो बेचारी क्या करती, उसे भी मन मार जाना ही पड़ा। उसे पता था आज सब मिलकर विशाल जी के मजे लेंगे। सब एक कमरे में चले गए, तभी विशाल मार्क के साथ अंदर आ जाता है, जिसे देख अनवर जी अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है, अरे विशाल बेटे तुम यहाँ चलो, अच्छा है तुम आ गए। वृषांक अभी अभी किसी काम से बाहर गया है, लड़के वाले अभी आते ही होंगे, तुम भी लड़के को देख लो और बताओ क्या लड़का हमारी आहाना के लिए सही है। जिस पर विशाल कहता है, अंकल मैं यहाँ उस लड़के को देखने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे आपसे एक बात करनी है। जिसे सुन अनवर जी कहते हैं, हाँ बात करेंगे, लेकिन अभी लड़के वाले ज़्यादा जरूरी है। जिस पर मार्क कहता है, अरे अनवर जी गोली मारिए उन लड़कों को, अभी विशाल की बात ज़्यादा जरूरी है। वहीं कमरे में सब विशाल को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि इस वक्त विशाल की हालत ऐसी लग रही थी जैसे उससे कोई उससे उसकी जान मांग रहा हो। वहीं रहमान जी और सौरभ का झगड़ा तो अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रहमान जी सौरभ को ताना मारते हुए कहते हैं, सौरभ ये तो बिल्कुल तुझ पर ही गया है, देख बिल्कुल तेरे जैसा ही मुंह बन गया है इसका। जब मैंने तुझे रेहाना के रिश्ते के बारे में बताया था तब तेरा बना था। जिस सौरभ जी कहते हैं, अरे यार रहमान तू कब तक उसी बात को दिल से लगा कर बैठा रहेगा, तुझे भी पता है कि तूने मेरे सामने सिर्फ झूठ बोलता था, असल में तो तू भी चाहता था मुझे अपना जीजा बनना। ये सुनकर रहमान जी का मुंह बन गया। वहीं आहाना और रहमान के अब्बू उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। तब वृषांक ने कहा, अरे आप लोग अपनी बातों में लग गए, सामने का नज़ारा देखो। जिस पर सब सामने देखने लग गए। वहीं अनवर जी विशाल से पूछते हैं, क्या बात है विशाल जो तुम्हें अभी करनी जरूरी है। जिस पर विशाल कहता है, हाँ बात जरूरी है, और बात यह है कि मैं ये बोल वो हकलाने लगता है। जिस पर मार्क उसे पीछे से मारते हुए कहता है, अबे क्या कर रहा बे, इस तरह बात करेगा तो जब तक तू अपनी बात खत्म करेगा तब तक तो आहाना की शादी भी हो जाएगी। जिसे सुन विशाल जल्दी से बोलता है कि अंकल जी मैं आहाना से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता, और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन आपकी इज्जत के खातिर वो इस शादी के लिए मान गई है। ये सुनकर अनवर जी गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहते हैं, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर विशाल कहता है, जी अंकल ये सच में मैं आहाना से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर अनवर जी और गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विशाल, मैंने तुम्हें एक अच्छा लड़का समझा था लेकिन तुमने तो। ये बोल वो विशाल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि अनवर जी के साथ साथ कमरे में मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं। वहीं आहाना के तो आंसू ही निकल आते हैं सामने का नज़ारा देखकर, क्योंकि सामने विशाल अनवर जी के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और अपना सिर झुकाते हुए कहता है, अंकल मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थे, लेकिन प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता, मुझ पर भी नहीं चला और मुझे आहाना से प्यार हो गया। प्लीज़ आप आहाना की शादी किसी और से मत करवाई, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए वो शादी तो कर लेगी, लेकिन मैं इतना तो आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना प्यार मैं उसे दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, उसे कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। प्लीज़ अंकल हम दोनों के साथ ऐसा मत कीजिए। जिस पर मार्क भी कहता है, हाँ अनवर जी आप इन दोनों की शादी करवा दीजिए, खामखा क्यों इन दोनों की लव स्टोरी के विलन बन रहे हैं। लेकिन अनवर जी अभी भी कुछ नहीं कहते, जिसे देख विशाल की हिम्मत अब जवाब दे जाती है और उसके आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल आते हैं। वहीं अनवर जी को ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन आहाना से अब नहीं रहा गया। वो जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और बोली, अब्बू अब बस भी कीजिए, देखिए उनकी हालत क्या हो गई है। ये सुनकर विशाल के साथ साथ मार्क भी हैरान था। तभी अनवर जी के साथ साथ बाकी सब भी उस कमरे से बाहर आ गए और विशाल को देखकर हंसने लगे। वहीं विशाल और मार्क को तो ये सब कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। विशाल वहां अपने घर वालों को देखकर हैरान था। उसने अपने पापा से पूछा, पापा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर सौरभ जी ने कहा, बेटे हम तो अपनी बहू से मिलने आए थे।
ये सुन विशाल को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पापा किसकी बात कर रहे हैं। तभी अनवर जी उसके पास आकर हंसते हुए बोले, मुझे माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, असल में तो ये सब मेरी नहीं बल्कि विशांत का ही प्लान था, उसने ही ये सब मुझसे करवाया था। ये सुन विशाल को सब समझ आने लगता है कि उसने ही अनवर जी से कहकर आहाना से कहवाया कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है और आज भी उसने जानबूझकर उसके सामने यहाँ आने का नाटक किया। ये समझने के बाद विशाल विशांत को घूरने लगा जो अभी भी उसे देखकर हंस रहा था। 99 शादी की बात। अब आगे विशाल वहां सबको देखकर चौंक जाता है और पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर सौरभ जी उसे बताते हैं कि हम तो यहाँ अपने बहू से मिलने आए हैं। जिसे सुन विशाल और ज़्यादा चौंक जाता है, फिर सब समझ में आते ही खुश हो जाता है। वहीं अनवर जी भी हंसते हुए कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर देना, ये सब करने के लिए हमें विशांत ने कहा था। ये सुनने के बाद विशाल गुस्से से विशांत को घूरने लगता है जो आराम से खड़ा उसे देखकर ही हंसे जा रहा था, और विशाल से कहता है, क्यों कैसा लगा, बहुत मजे ले रहा था ना मेरे, अब कैसा लगा, वैसे कुछ भी करो, मुझे मजा तो बहुत आया तुझे तड़पाने में। ये सुनने के बाद विशाल का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो विशांत के पास बढ़ते हुए कहता है, आज तो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक आहाना को भी काफ़ी दुख दिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो विशांत को दौड़ाने लगता है जिसे देख बाकी सब हंसने लगते हैं। वहीं विशाल विशांत को पकड़कर मारने लगता है, जिस पर विशांत कहता है, हे भगवान, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक एम्प्लॉय अपने बॉस को मार रहा होगा। ये सुनकर विशाल उसे मारते हुए कहता है, फालतू बकवास मत कर, मेरे साथ प्रैंक करने वाला मेरा बॉस नहीं मेरा दोस्त है और मैं अभी अपने दोस्त को मार रहा हूँ। ये सुनकर विशांत कहता, अच्छा बाबा सॉरी। जिसे सुनकर विशाल रुक जाता है और विशांत को उठाते हुए कहता है, पता है जान निकाल दी थी तूने मेरी। जिस पर विशांत उससे दूर होते हुए कहता है, लेकिन कुछ भी कहो मुझे तो बड़ा मजा आया ये सब करके, तेरा वो हैरान और उड़ा हुआ चेहरा देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी हंसी आ रही थी और मैंने कैसे अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। जिसे सुन अब की बार विशाल भी मुस्कुरा देता है। वहीं अनवर जी अब रहमान और सौरभ की तरफ मुड़कर कहते हैं, भाई साहब अब आप लोग बताएं, अब जब सब कुछ आप लोगों के सामने है तो बताएं आगे के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं। जिसे सुन जहां सौरभ और रहमान जी एक दूसरे को देखने लगते हैं, वहीं विशाल और आहाना तो शर्मा जाते हैं, जिन्हें देखकर विशांत कहता है, वाह अब शर्मा रहे हैं दोनों, जब आई लव यू बोला था तब तो शर्म नहीं आई होगी तुम दोनों को। ये सुनकर विशाल उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए कहता है, अबे क्यों टांग खींच रहा है मेरी। जिस पर विशांत कहता है, अच्छा बेटा मैं टांग खींच रहा हूँ, अपना टाइम भूल गया जब तू भी ऐसे ही मेरी टांग खींचा करता था। ये सुनकर विशाल झेप जाता है और अपने दांत दिखाते हुए कहता है, अबे तू तो सीरियस हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर विशांत कहता है, तो बेटा मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। वहीं रहमान जी सौरभ से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो सौरभ। जिस पर सौरभ जी कहते हैं, अब इसमें मैं क्या सकता हूं, तुमने ही विशाल को बचपन से पाला है, मुझे ज़्यादा वो तुम्हारे साथ रहा है तो फैसला लेना भी तुम्हारा ही हक है। ये सुनकर रहमान जी खुश हो जाते हैं और अनवर जी की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, अनवर जी हम तो जल्द से जल्द आहाना को अपने घर ले जाना चाहता है, आप ही कोई अच्छा सा दिन देख ले जिस दिन हम लोग इनकी सगाई कर सके, जिसके बाद शादी का भी मुहूर्त आसपास का ही निकले। ये सुनने के बाद तो आहाना इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है कि वहाँ से अपने कमरे में ही भाग जाती है। जिसे देख विशाल उसे देखने लगता है, जिस पर अनवर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, विशाल बेटा तुम चाहो तो आहाना से जाकर बात कर सकते हो। ये सुनकर विशाल भी शर्मा जाती है और अपना सिर झुकाते हुए आहाना के कमरे में चला जाता है। वहीं आहाना खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देख रही होती है। तभी विशाल भी कमरे में आ गया और उसने आहाना को बाहर देखते हुए पाया तो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन तभी आहाना झटके से मुड़कर विशाल के गले लगकर रोने लगी। जिसे देखकर विशाल एक पल के लिए तो घबरा गया था, लेकिन फिर आहाना से पूछने लगा, आहाना जी क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी अचानक से, क्या आपको मेरा आना पसंद नहीं आया, अगर ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन आप प्लीज़ रोइए मत। ये सुनकर आहाना रोते हुए कहती है, हम इस वजह से नहीं रो रहे हैं विशाल जी। जिस पर विशाल पूछता है, तो फिर किस वजह से रो रही हैं आप। जिस पर आहाना कहती है, हम रो रहे हैं क्योंकि हमने आपका दिल दुखाया था, आपको छोड़ने की बात कही थी। हम खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे थे और ये भूल गए कि अगर हमने आपसे प्यार किया था तो आपने भी तो हमसे प्यार किया था, हम आपको ऐसे कैसे छोड़कर चले आए, कितना दर्द हुआ होगा आपको, कितना दुख हुआ होगा। हम सच में बहुत बुरे हैं ना विशाल जी, लेकिन हम क्या करते, हमारे लिए हमारे प्यार से बढ़कर हमारा परिवार है। हमारे अब्बू ने बहुत मुश्किलों से हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम समाज में सिर उठाकर चल सके, इसलिए जब उन्होंने हमसे पहली बार कोई चीज़ मांगी तो हम मना नहीं कर सके। आहाना की बात सुनने के बाद विशाल उसके चेहरे को उठाते हुए पूछता है, तो आप इस वजह से रो रही थी। जिस पर आहाना अपना सिर हाँ में हिलाती है। ये देखकर विशाल आहाना से कहता है, पागल हैं आप पूरी की पूरी, अरे अपने कोई गलती नहीं की थी, वैसे करके उल्टा अगर आप हमारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ देती तो हमें ज़्यादा दुख होता, क्योंकि जिस माँ बाप में आपको पाला पोसा इतना प्यार दिया, आप उसे किसी के 4 दिन के प्यार के लिए छोड़ देती तब हमें ज़्यादा दुख होता है, लेकिन आपने जो किया उससे तो हमें आप पर और ज़्यादा गर्व हो रहा है। ये सुनकर आहाना बड़े ही मासूम अंदाज में पूछती है, सच्ची आप गुस्सा तो नहीं है ना हमसे। जिस पर विशाल उसके माथे को किस करते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं। ये बोल वो आहाना के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख आहाना भी अपनी आंखें बंद कर उन एहसासों को जीने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन
खिड़की के पास से गाने की आवाज़ आने लगती है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। और ये गाना और कोई नहीं बल्कि वृषांक और मार्क खिड़की पर खड़े गा रहे थे। वहीं आहाना तो ये सुनकर शर्म के मारे अपने आप को विशाल के सीने में छिपा लिया। वहीं विशाल वृषांक और मार्क पर गुस्सा करते हुए कहता है अब एक क्यों शनि बनकर मंडरा रहा है मेरी लव स्टोरी पर। जिस पर वृषांक कहता है बेटा मैं तो बस तुझे तेरी दवाई का स्वाद चखा रहा हूँ। ये सुनकर विशाल हाथ जोड़कर कहता है मेरे भाई माफ कर दे मुझे अब तो खुश। जिस पर वृषांक कहता है चलो अब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो ते माफ किया। जिसे सुन विशाल, मार्क और आहाना भी हंस देते हैं। जिसके बाद सब लोग हॉल में आ जाते हैं जहां अनवर जी बताते हैं कि मैंने इमाम साहब और पंडित जी से बात कर ली है। दोनों के हिसाब से शादी के लिए अगले महीने की 17 तारीख सही है और सगाई के लिए इसी महीने की 29 तारीख अच्छी है। ये सुनकर वृषांक कहता है इसका मतलब सगाई में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। ये सुनकर विशाल और आहाना शर्मा जाते हैं। जिसके बाद सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और गले मिलते हैं। वो लोग अभी एक दूसरे से गले मिल ही रहे होते हैं कि तभी विशाल का फ़ोन बजता है। जिसे देख विशाल जब फ़ोन उठाता है तो उधर की बात सुनकर सीरियस हो जाता है। जिसे मार्क और वृषांक दोनों देख लेते हैं। वृषांक और मार्क उसके पास आ जाते हैं। वहीं विशाल ने बात करके अब तक फ़ोन रख भी दिया था। जिसे देख वृषांक पूछता है विशाल क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। जिस पर विशाल कहता है दरअसल तो क्या होगा आगे और आखिर किसका फ़ोन था। जिसे सुन विशाल सीरियस हो गया था और क्या बताने वाला है विशाल वृषांक को। 100 हर्षवर्धन सिंह राजपूत। अब आगे सारे लोग ये बात सुनकर एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अभी सब एक दूसरे मिठाई खिला ही रहे होते हैं कि तभी विशाल का फ़ोन बजता है। जिसे उठाने के बाद विशाल सीरियस हो जाता है। जिसे मार्क और वृषांक उसके पास आ जाते हैं। वहीं विशाल अब तक फ़ोन रख चुका था। जिसे देख वृषांक पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर विशाल कहता है नहीं सर, खबरी का फ़ोन था, वो आपने कहा था ना हर्षवर्धन जी के बारे में पता लगाने के लिए। ये सुनकर वृषांक कहता है हाँ तो क्या हुआ। जिस पर विशाल कहता है सर वो उसने पूरी जानकारी भेजी है। ये सुनकर वृषांक कहता है ठीक है हम इस बारे में ऑफिस में बात करेंगे। ये बोल वो सब वापस से सबके पास आ जाते हैं। कुछ ही देर में सब लोग वापस अपने घर निकल जाते हैं। वहीं वृषांक, विशाल और मार्क सीधा ऑफिस पहुंचते हैं। तब वृषांक विशाल से पूछता है हाँ तो बताओ क्या बताया है तुम्हारे खबरी है। हॉल की वो हर्षवर्धन जी के बारे में पहले ही जानता था लेकिन पिछले 3 सालों में क्या हुआ उसे वो जानना था। वहीं विशाल शुरू से सब बताना शुरू करता है सर हर्षवर्धन पूरा नाम हर्षवर्धन सिंह राजपूत सर, ये एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। VRS के उस वक्त के चेयरमैन मिस्टर शशांक राजशेखर यानी वृषांक राजशेखर के दादाजी की मदद से, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर जब तक वृषांक राजशेखर जिंदा था तब तक तो ये कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी लेकिन उनके मरने के बाद आज ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बजाज इनका साथ पाकर इनके बराबर खड़े होने के सपने देख रहा है। सर वैसे तो ये स्वभाव के काफ़ी सरल इंसान है लेकिन जब कोई इन्हें धोखा देता है ना तो ये उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। लोग इन्हें मॉन्स्टर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सर, ये बोल विशाल चुप हो जाता है। जिसे देख वृषांक पूछता है क्या हुआ, क्या अभी भी कुछ रह गया है बताने को। जिस पर विशाल करता है सर वो मिस्टर हर्षवर्धन राकेश बजाज के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आजकल बजाज इनसे काफ़ी मेलजोल बढ़ा रहा है, शायद इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो ऐसे आपको लगता है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल पाएगा। जिस पर वृषांक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मुझे ये बताओ क्या कोई ऐसी बात है जिसे मुझे जानना चाहिए। जिस पर विशाल वृषांक को देखने लगता है। उसे आज फिर ना जाने क्यों लेकिन वृषांक में वृषांक राजशेखर की झलक दिखाई दे रही थी और ऐसा सोचने वाला सिर्फ वही नहीं था बल्कि मार्क को भी ऐसा ही एहसास हो रहा था। वहीं विशाल को चुप देख वृषांक पूछता है क्या हुआ, चुप क्यों हो गए। जिस पर विशाल अपने होश में आते हुए कहता है सर है तो लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि ये खबर सही है कि नहीं। जिस पर वृषांक कहता है फिर भी तुम बताओ। जिस पर विशाल कहता है सर हर्षवर्धन जी के सेक्रेटरी साकेत को राकेश से कई बार मिलते देखा गया है। आखिर एक सेक्रेटरी का इतने बड़े आदमी से क्या काम हो सकता है। ये सुनकर वृषांक कहता है तो तुम्हें लगता है कि ये दोनों मिलकर हर्षवर्धन जी को धोखा देने की सोच रहे हैं। ये सुनकर विशाल कहता है सर मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर वृषांक कुछ सोचता है और विशाल से कहता है और मैंने जो कहा था कि पता करने को कि आखिर ये प्रोजेक्ट है किस बारे में, तो पता किया। जिस पर विशाल कहता है जी सर उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल इस फाइल में है। ये कहते हुए उसने एक फाइल वृषांक को पकड़ा दी। जिसे देखने के बाद वृषांक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो विशाल से कहता है जरा इस साकेत के बारे में पता करो और मुझे बताओ। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। और हाँ मैंने बोलता था पता करने को कि वो कहाँ कहाँ आते जाते हैं, इस बारे में पता किया। जिस पर विशाल कहता जी सर वैसे तो हर्षवर्धन ज़्यादा सोशल टाइप के इंसान नहीं है लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं या जिन्हें वो मानते हैं उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और उन्हें गोल्फ का भी काफ़ी शौक है। हर दूसरे दिन वो गोल्फ सिटी जाते रहते हैं। ये सुन वृषांक कहता है ठीक है हम लोग कल गोल्फ सिटी चल रहे हैं, वहीं उनसे मुलाकात होगी, तुम रेडी रहना और मार्क तुम भी, लेकिन संभल कर तुम्हें कोई देखे नहीं। ये सुनकर विशाल कहता है ठीक है सर। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं मार्क भी वहाँ से निकल जाता है।
वहीं वृषांक अब अपने कैबिन में अकेला था और कुछ सोचते हुए अपने आप से कहता है, राकेश बजाज तेरी तो अब मैं वो हालत करूंगा कि तू अपने आप से ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर मैंने वृषांक राजशेखर से पंगा लिया ही क्यों। ये बोल वो एक डेविल स्माइल दे देता है और सामने राकेश बजाज की कंपनी को देखने लगता है। जहां एक तरफ वृषांक राकेश को बर्बाद करने के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ राकेश एक क्लब के प्राइवेट रूम में एक आदमी के साथ बैठ शराब और लड़कियों के मजे ले रहा था। वो शराब पीते हुए उस आदमी से पूछता है, कहीं उसे तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ, जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, शक अरे वो तो उल्टा मेरे पर इतना विश्वास करता है कि अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड तक मुझे दे रखा है। ये सुन राकेश हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा भी जवाब नहीं साकेत। जी हाँ, वो दूसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि साकेत ही था। जिसे सुन साकेत हंसते हुए कहता है, तो मैंने उस कंपनी को अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए, लेकिन मुझे क्या मिला, कुछ नहीं सिवाय सैलरी के। ये सुन राकेश कहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उस प्रोजेक्ट से तुम्हें और मुझे बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि कहीं कोई और उस प्रोजेक्ट के लिए कोटेशन ना दे। ये सुनकर साकेत कहता है, अरे देने दो, अगर देना भी है तो क्या हुआ, अंत में तो ये प्रोजेक्ट मिलना आपको ही है राकेश साहब। ये बोल दोनों अपनी ग्लास टकराते हैं और वहाँ मौजूद उन लड़कियों के साथ मजे करने लगते हैं, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि कोई है जो उन लोगों की बातें ना सिर्फ सुन रहा बल्कि रिकॉर्ड भी कर रहा है। जी हाँ, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि विशाल का भेजा हुआ खबरी ही था, जिसे पहले से ही पता था कि अगर विशाल को साकेत पर शक है तो आज नहीं तो कल विशाल सर उसे साकेत के बारे में पता करने को जरूर बोलेंगे, इसलिए वो पहले से ही ये काम करके रख ले रहा है। असल में उन लड़कियों में से एक लड़की उस खबरी की भेजी हुई थी, जिसकी ड्रेस पर एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे वहाँ की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। ये देखकर वो खबरी अभी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसे विशाल का कॉल आता है। ये देखकर वो तुरंत फ़ोन उठा लेता है, जिस पर विशाल कहता है, बंधु मुझे कल सुबह तक साकेत की सारी जानकारी चाहिए, दे सकते हो, जिसमें एक एक चीज़ हो। ये सुनने के बाद बंधु अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप मुझसे ये जरूर करने को बोलेंगे, इसलिए अभी अभी मेरे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसे देखने के बाद आप भी हैरानी हो जाएंगे, और रही उसकी जानकारी तो वो मैंने पहले ही निकाल ली है, मैं आपको सुबह तक सब कुछ भेज दूंगा। ये सुनकर विशाल खुश हो जाता है और कहात है, शाबाश बंधु, इस बार तुम्हें ट्रिपल बोनस मिलेगा। जिस पर बंधु कहता है, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं विशाल सर, मेरी ये जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके काम आ पाया। ये सुनकर विशाल कहता है, नहीं बंधु, ये सब तुम्हारी इच्छा शक्ति के बदौलत हुआ है, खैर तुम सारे सबूत मुझे सुबह तक भेजो। ये सुनकर बंधु कहता है, ठीक है विशाल सर। ये बोल वो फ़ोन काट देता है।